या हेलो 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 एवरीबॉडी। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये नव वर्ष आपके लिए कुछ नहीं होता नया साल आने से भाई। एक डेट बदलने से कुछ नहीं होगा जब तक आप अपना थॉट प्रोसेस नहीं बदलोगे। और आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। बस इसी पे थोड़ा ध्यान। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंटिन्यूटी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो आप कर रहे हो उसको करते रहना। ठीक है, वो खुद ब खुद इन्हेंस हो जाएगा। चलिए, आज मैं थोड़ा एडवर्टाइजमेंट करूँगा मेरे चैनल को। कैसे बोलते हैं, मेरे चैनल को शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मैं दिन में शूट कर रहा हूँ। देखिए, मैं अकेला हूँ यार, मुझे अपनी भी पढ़ाई करनी होती है। मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, मेरे एग्ज़ाम्स हैं। और ये सारी एडिटिंग, पीडीएफ बनाना, फिर आर्टिकल को पढ़ के सारी चीज़ें मैं खुद करता हूँ। तो यार थोड़ी तकलीफ़ होती है, तो डिले होती है वीडियो, कभी रात में कभी दिन में हो सकता है। प्लीज़ माइंड मत करना। आई एम रियली सॉरी फॉर यू एंड फॉर दिस। और आज जो आर्टिकल लाया हूँ ये 31 तारीख वाले हिंदू न्यूज़पेपर से है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा आर्टिकल था। लेकिन 31 तारीख को मेरे नेबरहुड में इतना ज़्यादा शोर था कि मैंने 3-4 बार ट्राई किया वीडियो को रिकॉर्ड करने का, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। सारे लोग पार्टी कर रहे थे। फिर 1 तारीख को मैं आउट ऑफ स्टेशन हो गया। तो लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ ना, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आज डिस्कस करेंगे। और बाकी भी मैं कंटिन्यू करूँगा। हाँ, बीच में 2-3 दिन मुझे फिर से बाहर जाना है, तो हो सकता है वीडियो ना आए, लेकिन उसके बाद फिर उस 2-3 दिन के बाद मैं कंटिन्यूसली वीडियो डालूँगा। और बहुत अच्छे से हम चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए डिकोड करते हैं। इसी सेम टाइटल के साथ हिंदू न्यूज़पेपर 31 दिसंबर की न्यूज़पेपर में ये आपको मिल जाएगा आर्टिकल। चाहे तो ओरिजिनल वहाँ से भी पढ़े, और मैं यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में इसको मैंने पूरा तैयार किया है। मेरे डिकोड को, अनकोड को समझे। और दो सबसे ब्रिलियंट माइंड इस वीडियो के ऊपर मौजूद है। पहले आप, और आपसे थोड़ा कम मैं। और देखिए, ये जो लोग भी जियो पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक रखते हैं, मतलब जिनको जियो पॉलिटिक्स बहुत पसंद है, उनके लिए बहुत अच्छा आर्टिकल है। ठीक है। और कई लोग ऐसे हैं, मैं जानता हूँ पर्सनली, कई मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनकी जियो पॉलिटिक्स पे बहुत अच्छी पकड़ है। तो उनकी तरह तो मैं नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सकता है बहुत ज़्यादा हाई लेवल की हो, बट ये जो आर्टिकल जो कह रहा है उस पर मैं पूरी अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ नॉइस को थोड़ा इग्नोर करेंगे, दिन का टाइम है। टाइम थोड़ा मुझे क्राइसिस हो जाता है, इसलिए मैं दिन में आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऑल दो चलिए, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, समझते हैं कि ये आर्टिकल किस बारे में है। ये आर्टिकल कहता है कि दुनिया अब यूनिपोलर नहीं है, यानी यूएस डोमिनेटेड नहीं है। ठीक है, यूनिपोलर मतलब समझते हो, सिर्फ एक पावर डोमिनेट कर रही है पूरे ग्लोब के ऊपर। तो एक टाइम था, ठीक है, कोल्ड वॉर के बाद एक टाइम था जब यूएस बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था। तो ये पूरा मतलब एक तरह से नहीं कह सकते कि अब सिर्फ यूएस ही डोमिनेट करता है, लेकिन फुल्ली बैलेंस्ड मल्टीपोलर भी नहीं है। यानी ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे पावरफुल देश उभर गए हैं कि यूएस को एकदम चैलेंज करने वाले 3-4-5 देश एकदम बराबर बराबर पे यूएस भी उसके बराबर, ऐसा भी नहीं है। यूएस की अपनी हेजेमनी है, अभी भी है। लेकिन अब ये आर्टिकल कहता है कि एक नई टेंडेंसी आ रही है जिसको कह रहा है फ्लूइड मल्टीपोलर वर्ल्ड। क्या है? तो फ्लूइड मल्टीपोलर वर्ल्ड में 3 पावर है, यूएस, चाइना और रशिया। ठीक है, लेकिन इनका जो फीचर है ना, ये है मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरह ही, लेकिन बाईपोलर फ्यूचर है। मतलब 2 पोल। कौन से 2 पोल? चाइना और यूएस। ठीक है। और रशिया इनके बीच कैसे है? स्विंगिंग पावर है, मतलब शिफ्ट करता है। कभी आप देखोगे रशिया की डिप्लोमेटिक स्टैंस जो है, कभी यूएस के करीब मतलब बातचीत होना शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर पुतिन घूम के भी आते हैं, अलास्का वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। फिर कभी देखोगे कि एकदम से टकराव हो जाता है और चाइना की तरफ शिफ्ट कर जाता है। तो रशिया का जो स्टैंड है ये थोड़ा अजीब है। तो इसमें क्या है कि भाई फ्लूइड मल्टीपोलर इसी को कहा जा रहा है, जिसमें दुनिया तो बाईपोलर फीचर दिखाती है। ठीक है, बाईपोलर फीचर कि मतलब यूएस और चाइना के बीच जो राइवलरी है, लेकिन ये जो मल्टीपोलर का थोड़ा सा एंगल दे देती है ना, वो रशिया के कारण आता है। इसको बहुत अच्छे से डीप में भी समझेंगे। चलिए समझते हैं। अब पहला क्या है? यूएस स्ट्रैटेजिक शिफ्ट अंडर ट्रम्प। कि ट्रम्प के अंदर जब ट्रम्प का टेन्योर आया तो यूएस में क्या चेंजेस आए, उसके स्ट्रैटेजी में क्या चेंजेस आए। ठीक है, पहला क्या है? फोकस ऑन वेस्टर्न हेमिस्फीयर। यहाँ ग्रीनविच से एक लाइन खींचते हैं। ये धरती का ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये धरती का वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, सॉरी साउथ लिख दिया, वेस्टर्न हेमिस्फीयर।
अब ट्रम्प के टेन्योर में क्या हो रहा है कि ट्रम्प इधर फोकस कर रहे हैं। पहले भी था फोकस, लेकिन पहले आप देखो अफगानिस्तान पे बहुत ज़्यादा था, फिर जापान पे बहुत ज़्यादा था, फिर इधर ऑस्ट्रेलिया वगैरह में काफ़ी ज़्यादा वो इंगेज रहते थे चीज़ों को लेके, ठीक है। तो लेकिन अब क्या है, इस पूरे सेक्शन पे वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आप देखोगे मैक्सिको को लेके लगातार बयान देते हैं, और फिर क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको को कहते हैं कि ये गल्फ ऑफ अमेरिका है या यूएस है। तो इस तरह की चीज़ें अब अपने एरिया पे ज़्यादा थोड़ा फोकस हो रहा है, समझते हैं। यूएस हैज़ मैसिवली इंक्रीज मिलिट्री प्रेशर ऑन वेनेजुएला। वेनेजुएला के इर्द गिर्द है ना, यूएस ने काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाया है, और ये कुछ दशकों में सबसे ज़्यादा है। मतलब अगर पीछे के 20 साल 30 साल समझे तो उसमें सबसे ज़्यादा इस टाइम पे वेनेजुएला के किनारे किनारे बहुत ज़्यादा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की गई है। क्यों की गई है, उसके पीछे कारण ये है कि दोस्तों वेनेजुएला जो है ये कहीं ना कहीं यूएस से दूर हट रहा है डिप्लोमेटिक रिलेशन में, और किसके करीब जा रहा है, तो चाइना और रशिया के करीब जा रहा है। और दूसरा क्या है कि वेनेजुएला के पास बहुत ज़्यादा इनरिच ऑयल रिसोर्स है, तो अमेरिका चाहता है कि वो हमारे कंट्रोल में रहे वो चीज़, ठीक है। एक तो इमीडिएट नेबर है। अब उसमें क्या है कि मान लीजिए चाइना या रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, तो जैसे रशिया को एक टाइम पे थोड़ी इरिटेशन हुई थी ना कि भाई नेटो ज्वाइन कर रहा है, हमारे पास आ रहा है, तो इरिटेशन हुई थी। तब ये बात नहीं समझ रहा था। तो सेम चीज़, जब प्रेजेंस किसी से अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन हो रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा इरिटेशन किसी भी नेशन को होने लगता है कि यार जो मतलब राइवलरी कंट्रीज़ है वो मेरे आसपास थोड़ा अपनी पैठ बना रही है, समझ रहे हो। ऐसे समझो कि मान के चलो यहाँ से 10 घर बाद किसी से मेरी लड़ाई चलती है, ठीक है, बहुत गंदी लड़ाई चलती है, मतलब कि समझो देखना तक पसंद नहीं करते। ऑल दो जियो पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं है, कोई परमानेंट एनिमी नहीं है, फिर भी एक राइवलरी तो है यूएस चाइना और यूएस रशिया के बीच। तो समझो कि 10 घर बाद एक ऐसा बंदा है जिसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, और मेरी आइडियोलॉजी उसकी आइडियोलॉजी एकदम अलग है, मैं उसको देखना नहीं चाहता, और वो बंदा क्या कर रहा है, रोज़ मेरे घर के बगल में पड़ोस में ही आ रहा है जा रहा है, मतलब दिन भर वहीं रह रहा है समझो, आता है जाता है उठता है बैठता है। तो मुझे भी थोड़ी इरिटेशन होगी कि यार इसको क्यों बिठा रहे हो यहाँ पे, किस दिन क्या हो जाए, उलझ जाए बात। तो मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ ना आए, समझ रहे हो। सेम चीज़, आखिर एक देश क्या है, लोगों का जत्था ही तो है। जहाँ एक पॉपुलेशन है, जहाँ एक स्टेट है, जहाँ डेफिनेट लैंड बाउंड्री है, जत्था ही तो है। तो भाई वो कहीं ना कहीं एक ह्यूमन की तरह ही बिहेव करता है, समझ रहे हो। तो वेनेजुएला का ये है। और उल्टे में क्या है कि यूएसए भी जो है वेनेजुएला पे काफ़ी ज़्यादा सैंक्शन लगा के बैठा है ट्रेड में। तो दोनों की बन नहीं पा रही है, और उसमें क्या है कि भाई रशिया और चाइना दोनों काफ़ी अच्छा रिश्ता शेयर कर रहे हैं। मदुरो जो प्रेसिडेंट है ना, उनको यूएसए, ऐसा आर्टिकल भी कहता है इनडायरेक्टली, और कई और आर्टिकल्स भी कहते हैं कि मदुरो जो प्रेसिडेंट है वेनेजुएला के, उनको हटाना चाहता है यूएस, कि भाई उनको किसी तरीके से अनडेमोक्रेटिक बता दे, पब्लिक के लिए काम नहीं करते ऐसा बता दे, ऑटोक्रेट बता के उनको हटा दिया जाए, और ऐसे सत्ताधारी को बिठाया जाए जो सत्ताधारी यूएस के हिसाब से पॉलिसी फॉर्म करे और यूएस के करीब रहे और इनको दूर करे बाकी। ये जियो पॉलिटिक्स में एक बहुत अच्छा, कहना चाहिए, एक स्टंट होता है। और ये चीज़ मैंने भी, आपने भी काफ़ी टाइम से बहुत सारे देशों में नोटिस की होगी। मैं नाम क्या लूँ, मतलब कि दूसरे देश की प्रेसिडेंट पीएम को भाग के हमारे देश में आना पड़ रहा है। आपको क्या लग रहा है, ऐसे ही हो जा रहा है? ऐसी कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। चलिए आगे समझते हैं। तो 2025 में नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो एनएसएस रही है यूएसए की, किसके अंडर में, डोनाल्ड ट्रंप के अंडर में, वो क्या है, मॉनरे डॉक्ट्रिन को एक्टिव करती हुई दिखती है। आप कहोगे ये मॉनरे डॉक्ट्रिन क्या है, तो देखिए 1823 आई गेस जो डेट है, 1823 के आसपास जॉन मॉनरे जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उन्होंने एक डॉक्ट्रिन दिया, मतलब एक फ़लसफ़ा दिया, ठीक है। एक बात कही कि भाई जो ये वाला क्षेत्र है ना, इस वाले क्षेत्र में यूएस, मतलब समझिए यहाँ यूएस डोमिनेशन चलेगा, यहाँ यूएस की बातें चलेगी, यूएस जो चाहेगा उस तरीके से चीज़ें चलेंगी, ठीक है। यहाँ कोई इंटरफेयर ना करे, आउटसाइडर, कोई भी बाहरी पावर, ठीक है, चाहे रशिया हो, चाहे जापान हो, इंडिया हो, कोई भी हो, कोई भी यहाँ इंटरवीन ना करे। ये यूएस का डोमेस्टिक एरिया है, ठीक है, पड़ोस है, नेबरहुड है, इमीडिएट नेबर है। तो यहाँ कोई हस्तक्षेप ना करे, बदले में यूएसए भी किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जब उस समय जॉन मॉनरो जब थे प्रेसिडेंट, तो उस समय किसके साथ ये विवाद उठा था, तो उस समय यूरोप था माफ़ कीजिएगा, यूरोप काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करता था इस एरिया में, ठीक है। तो यूरोप के साथ ये बात हुई थी कि भाई यूरोप यहाँ हस्तक्षेप ना करे, बदले में अमेरिका भी है यूरोप के आंतरिक मामलों में या इमीडिएट नेबर में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो उसी फॉर्मूला को अब फिर से डोनाल्ड ट्रंप
जगाते हुए दिखते हैं, है ना, जिंदा करते हुए, रिवाइव करते हुए दिखते हैं। और ये अब किसके साथ, तो यूएसए और सॉरी चाइना और रशिया के साथ, कि भाई चाइना और रशिया इस एरिया में पैठ ना बनाए, यहाँ उठना बैठना बंद करो भाई। समझ रहे हो ये चीज़ें। असर्टिंग दैट लैटिन अमेरिका मस्ट रिमेन अंडर यूएस इन्फ्लुएंस। वही बात है कि भाई लैटिन अमेरिका जो ये क्षेत्र है पूरा, ये हमेशा यूएस के इन्फ्लुएंस में रहना चाहिए। ऑल्दो आपको बता दूं कि इन्हें इन देशों को, जो सदर्न अमेरिकन देश हैं कुछ, उनको लैटिन अमेरिका क्यों कहते हैं, तो ये हिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन फिर भी एक जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं कि जब दुनिया खोजी नहीं गई थी, जब कोलंबस ने नहीं खोजा था, वास्को डी गामा ने नहीं खोजा था इंडिया को, अमेरिका को, तब जो दो नेवल पावर थे उस समय, ठीक है, दो नेवल पावर थे, स्पेन और पुर्तगाल, दोनों ने एक ट्रीटी करी थी। आई थिंक ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसली, शायद मैं थोड़ा भूल जाता हूँ नाम को, आप एक बार देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। तो उन दोनों ने एक ट्रीटी करी थी, मान लीजिए यहाँ कहीं कोई आइलैंड था, तो इसके एक सीधे एक लाइन खींची और कहा कि जो भी इस लाइन के इस साइड वेस्ट में जो चीज़ें मिलेंगी वो किसकी हो जाएंगी, स्पेन की कॉलोनी हो जाएगी, और जो भी ईस्ट साइड में मिलेगी वो किसकी कॉलोनी हो जाएगी, पोर्चुगीज़ की कॉलोनी हो जाएगी। तो इस प्रकार से जब ये सब एरिया फाउंड किया गया ना, तो स्पेन का कब्जा था, यानी स्पेन की कॉलोनी थी। जैसे ब्रिटिश की कॉलोनी इंडिया रही, उसी तरीके से स्पेन के अंडर में ये सारे रीजन रहे। और स्पेन कौन सी भाषा, बिल्कुल लैटिन भाषा बोलती थी। तो यहाँ के भी निवासियों पे अब छाप रह गई है लैटिन भाषा की, इसीलिए इन क्षेत्रों को लैटिन अमेरिका कहा जाता है। समझ गए आप, आई थिंक क्लियर होगा ये बात। तो आगे चलते हैं। तो ये है, तो क्या कहता था मॉनरे डॉक्ट्रिन, कहता था कि लैटिन अमेरिका के क्षेत्र में यूएस का इन्फ्लुएंस रहे और कोई भी आउटसाइडर ना आए। चाइना प्रेजेंस इन द रीजन मस्ट बी डिनाइड। और भाई अब क्या है कि अब चाइना, मैंने बताया उठना बैठना, तो चाइना का प्रेजेंस यहाँ से डिनाई करता है। कौन, ये जो अब नया जो अपना सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है वो डिनाई करता है कि चाइना की पैठ तो यहाँ होनी ही नहीं चाहिए। ये बिल्कुल उसी तरीके से था जैसे मॉनरो डॉक्ट्रिन उस समय यूरोप के कंटेक्स्ट में, और अब चाइना और रशिया के कंटेक्स्ट में। दूसरा क्या हुआ डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में, दूसरी चीज़ क्या हुई कि यूरोप की तरफ जो कमिटमेंट है यूएसए का, वो थोड़ा रिड्यूस होते हुए दिखता है। मतलब यूरोप को काफ़ी समय से गारंटी, सिक्योरिटी की गारंटी जो है वो कौन प्रोवाइड करता दिखेगा आपको, यूएसए। भाई नेटो को भी देख लो, ब्रसल्स में नेटो का हेडक्वार्टर है, ठीक है भाई। नेटो में भी मेजर जो मेंबर्स है कौन है, यूरोपियन कंट्रीज। और सबसे बड़ा पावर कौन है, मतलब सुप्रीमो कौन है नेटो में, अमेरिका है। तो आर्टिकल 5 कहता है ना नेटो का कि किसी ने भी अटैक किया अगर एक नेटो कंट्री पे, तो सारे नेटो कंट्री पे अटैक माना जाएगा। तो भाई सबसे ज़्यादा उन किन के ऊपर रिलाई करते हैं, यूएसए के ऊपर रिलाई करते हैं, जो भी नेटो मेंबर्स है। तो यूरोप को काफ़ी समय से प्रोटेक्शन देने का काम करता है कौन, यूएसए। और यूएसए अब क्या कर रहा है, यूरोप से थोड़ा विड्रॉ कर रहा है, अपने डिफेंस वाली जो चीज़ें उनको विड्रॉ कर रहा है, और कह रहा है कि यूरोप को अपनी जो जिम्मेदारी है अब खुद उठानी होगी, हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहने से काम नहीं चलेगा। और दूसरा क्या करता है कि हाँ, अब हमारा जो फोकस है, यूएस का जो डिफेंस का फोकस है, वो इमीडिएट नेबर यानी वही लैटिन अमेरिकन रीजन जो है, पूरा अटलांटिक ओशन, ये देखो ये अटलांटिक ओशन है शेप में, इस अटलांटिक ओशन वाले रीजन पे वो शिफ्ट कर रहा है अपना फोकस, रेदर देन बहुत ज़्यादा इंटरवीन करना यूरोप के साथ। ये दो स्टैंड्स हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में। अब क्वेश्चन उठता है, व्हाई इज द यूएस स्टेपिंग बैक फ्रॉम यूरोप वाइल टाइटनिंग कंट्रोल ओवर लैटिन अमेरिका। ऐसा क्यों कर रहा है, ये भी तो सवाल उठेगा कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो एंड ऑफ यूनिपोलर मूवमेंट। अब दूसरा है यूनिपोलर मूवमेंट, मतलब जब एक छत्र राष्ट्र था यूएसए का, उसका अंत हुआ। कैसे समझते हैं, देखिए पोस्ट वर्ल्ड वॉर रियलिटी क्या थी, यानी जब पोस्ट कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर आप सभी को पता होगा, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है तो एक विचारधारा की लड़ाई छिड़ती है ना, कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म। तो इसमें तो भाई पूरी दुनिया बढ़ जाती है, आपको पता है जर्मनी तो बीच से बढ़ जाती है ना, जब बर्लिन की दीवार आई थिंक 1889 या 1882 में 1989 या 1982 में जर्मनी में दीवार गिराई जाती है। उससे पहले जर्मनी के बीचों बीच दीवार खिंच जाती है कि भाई इधर जो है कम्युनिज्म वाला रहेगा और इधर जो है कैपिटलिज्म वाली चीज़ें चलेंगी, ठीक है। ये एक टाइम था जब यूएसएसआर टूट जाता है, 15 देशों में विखंडन हो जाता है यूएसएसआर का 1991 में। तब यूएसएसआर की पावर खत्म हो जाती है, तब ये कोल्ड वॉर भी खत्म हो जाता है, और एकमात्र जो शक्ति है वो बन के कौन निकलता है, सोल पावर बन के कौन निकलता है, यूएसए। और कहीं ना कहीं अब 2014 में जब यूएसए के लाख इंटरवीन करने के बावजूद भी क्रीमिया को कब्जा लिया ना रशिया ने 2014 में, क्रीमिया को जब कब्जाया शुरू की ये चीज़ें,
तब कहीं ना कहीं ये जो सोल पावर का टैग था ना, तब तक तो भाई एकदम था कि यूएसए जियो पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा था, मतलब उसके खिलाफ जाना बहुत मुश्किल हो रही थी बातें, कि भाई एकदम से नज़रअंदाज करते हुए चीज़ें कर ली गई। लेकिन रशिया ने जब एक ना मानी क्रीमिया को और बाकी, फिर देखते हैं धीरे धीरे कैसे कब्जा किया ना, तब जाके ये चीज़ समझ में आई जियोपॉलिटिकल वैज्ञानिकों को, साइंटिस्ट को, कि भाई अब वो जो एक छत्र पावर का राज है ना, वो कहीं ना कहीं वीकेंड हो गया है। ठीक है, तो कैसे सिंबॉलिक समझते हैं कि कैसे हम समझे कि अब जो सुप्रीम पावर है वो कैसे मतलब कम हो गया है, क्या सिंबल्स रहे। तो सिंबल पहला तो यही कि रशिया ने जब एनेक्सेशन किया क्रीमिया का। दूसरा, वीक वेस्टर्न रिस्पॉन्स, मतलब आप देखोगे कि वेस्ट कभी कभी अलग बिहेव करता है। ठीक है, मतलब कि अगर कहता है कि मान लीजिए यूएसए कहता है कि एकदम सैंक्शन करो रशिया को, इस तरीके से करो, तो कभी कभी आपको दिखेगा कि थोड़ा वियर्ड बिहेवियर चला जाता है। ठीक है, जैसे इंडिया को भी देख लो, वेस्ट को छोड़ो, इंडिया को भी कहा गया तेल नहीं खरीदो, हम खरीदते हैं। तो ये भी एक चीज़ दिखाती है। दूसरा, रशिया सर्वाइव कर जाता है यूएस के सैंक्शन को। भाई यूएस के पास एक क्या है, एक देखो मिलिट्री पावर तो है ही, लेकिन इकोनॉमी सबसे ज़्यादा चीज़ है। इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा क्या है कि वो सैंक्शंस लगा देते हैं। तो लाख सैंक्शंस लग चुके हैं ना रशिया के ऊपर, रशिया सर्वाइव कर रहा है। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये जो हेजेमोनी है, जो जो है ना, ब्रॉक लेसनरपन है यूएसए का वो कहीं ना कहीं थोड़ा टूटा है। तो इससे बदला क्या है अब इस भू राजनीतिक विज्ञान में जियो पॉलिटिक्स में, अरे यार छोड़ो, हिंदी में माफ़ कीजिएगा। तो जियो पॉलिटिक्स में अब क्या मेजर चेंजेस आए हैं इन सब वाक्यों के बाद, उसको समझते हैं। तो तीन चीज़ है। यूएस आज भी सबसे बड़ा पावर है, इकोनॉमी में, डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में, बिल्कुल है, कोई डाउट नहीं। सबसे बड़ा पावर है, स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है, सच है। बट नो लॉन्गर द ओनली पावर शेपिंग द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि यूएस के बिना, यूएस की बातों के बिना वर्ल्ड पॉलिटिक्स हो ही नहीं रही है। आप देखो ना, बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही है। अब हम लोग भी क्या करते हैं भाई, ब्रिक्स कंट्रीज़ है, या फिर हम अलग से बात करते हैं, मतलब शंघाई कॉरपोरेशन में जाके चाइना, रशिया और इंडिया, ये तीनों एक साथ बैठते हैं, अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं। ब्रिक नेशन एक बहुत बड़ा एग्जांपल है इसका, कि भाई वो तो कहते हैं कि डॉलर को ही रिप्लेस कर देंगे, अपनी करेंसी बनाएंगे। ठीक है, ये चीज़ है। तो अब नो लॉन्गर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एकमात्र एक छत्र ऐसा नहीं है कि जो वो बोला उसी तरीके से वर्ल्ड पॉलिटिक्स मूव करने लगी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं बताया कि इंडिपेंडेंट नेशन ब्राज़ील, रशिया, चाइना, इंडिया, ये सब अपने ब्रिक्स नेशन जो है, अपना साउथ अफ्रीका, अपनी भी लीग तो बना रहे हैं। यूएसए को थोड़ा तो नज़रअंदाज किया जा रहा है, ये चीज़ है। दूसरा, चाइना एंड रशिया नाउ एक्टिवली चैलेंज यूएस डोमिनेंस। कोई डाउट नहीं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। भाई इकोनॉमी में देख लो, मिलिट्री पावर में देख लो, युद्ध लड़ने में देख लो, कहते रह गया, बंदे ने अटैक किया तो किया, किसने रोक लिया। चलिए, तो अब क्या भूमिका है इन तीन ग्रेट पावर्स की, यूएसए, चाइना और रशिया, क्या स्टैंस है दुनिया की जियो पॉलिटिक्स में इन तीनों का, उसको समझते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स रेनिंग पावर, अभी भी सबसे ज़्यादा पावरफुल है, स्टिल लार्जेस्ट मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर, एक्सेप्ट दैट इट कैन नॉट डोमिनेट एवरीवेयर। मतलब कि अभी भी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन इस बात को समझता है यूएसए कि अब हर जगह उसका डोमिनेशन नहीं चल सकता। मतलब कुछ किसी देश के अपने भी आंतरिक मामले हो सकते हैं, अपनी चीज़ें हो सकती हैं, तो वो उनकी ही रहेंगी। यूएसए जैसा चाहेगा वैसा करा ले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब कई बार आप देखोगे कि भाई शांति का समझौते की बात करते हैं, या फिर भी उसके बाद अटैक हो जाता है इसराइल पे, इसराइल कर देता है, बहुत चीज़ें, मैं कितना बताऊँ, आप खुद अवेयर होंगे इन चीज़ों से। तो अब स्ट्रैटेजी क्या है यूएसए की अब के टाइम में, कि फोकस ऑन चाइना, चाइना पे फोकस करना चाहता है, रिड्यूस बर्डन इन यूरोप, यूरोप से विड्रॉ करना चाहता है, अपनी इमीडिएट नेबर को सिक्योर करना चाहता है। ठीक है, ये देखिए तीसरा पॉइंट। तो अब ये स्टैंड हो गया है किसका, यूएसए का। चाइना का क्या स्टैंड है, चाइना की क्या स्थिति है, राइजिंग पावर इमर्ज कर रहा है। चाइना की क्या स्थिति है मेरे दोस्तों की, 66% ऑफ यूएस इकोनॉमी के बराबर आ चुका है। अगर मान लीजिए यूएस की इकोनॉमी 100 है तो चाइना की इकोनॉमी 66 है, समझ रहे हो, बहुत अच्छा, 50% ज़्यादा ग्रोथ है, और सबसे फास्टेस्ट, मतलब ग्रोइंग फास्टर देन यूएसए। तो मान लीजिए एक दिन में अगर यूएसए 105 होता है, तो 5 की ग्रोथ है एक दिन में। मैं एग्जांपल के लिए आपको देता हूँ कि आप थोड़ा ग्रोथ व्रोथ समझ सको, क्योंकि ये टर्म है ना ऑफनली यूज़ होंगे, अदर आर्टिकल्स में भी यूज़ होंगे। तो जैसे ही मैं कुछ ऐसा बोलूँ आपको तुरंत समझ में आए ग्रोथ क्या है, तो 66% बढ़ गया तो क्या बढ़ गया, मतलब अंदाज़ा एक आपको मिल जाए। तो मान लीजिए एक दिन में 100 से 105 हो गया, ग्रोथ हुई। लेकिन यहाँ एक दिन में मान लीजिए चलिए 77 हो गया, कौन, चाइना।
यहाँ 10 की बढ़त हो रही है। तो ये है ना, ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है। तो इस प्रकार से मेरा ये मकसद नहीं होता कि आप बच्चे हो, आपको चीज़ें समझ नहीं आती, बट जैसे जैसे ये एग्जांपल्स मैं 10 बार दे दूंगा, जैसे ही ये बात उठेगी ना कि 66%, आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा कि अच्छा इतना, मतलब इस लेवल का एक अंदाज़ा हो जाता है ना। दुगना बोलने पे आपको समझ में आता होगा कि 1 से 2 हो गए, 4 गुना बोलने पे 1 से 4 हो गए। तो उसी तरीके से मैं एकदम से आप 100 से लेकर रेफरेंस तुरंत समझ जाओ। और सबसे अच्छा, अगर आपको ग्रोथ व्रोथ कुछ भी ऐसा समझना हो या समझाना हो, 100 का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा मेथड है। चलिए, अब क्या है, सबसे बड़ा है फास्टेस्ट देन यूएसए, इसकी इकोनॉमी ग्रो करती है। दुनिया की सबसे बड़ी नेवी चाइना के पास है, ठीक है, शिप के मामले में। अब चाइना का गोल क्या क्या है, रीजनल हेजेमनी इन एशिया। देखते ही हो साउथ चाइना सी वाले रीजन में कितना ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करता है, अरुणाचल पर क्लेम करता है, और बाकी जो भी है तिब्बत का एरिया है, या फिर मतलब अब चाइना की हरकतें किसको नहीं पता है, कभी वियतनाम से उलझ जाना, कभी फिलीपीन से उलझ जाना, तो ये चीज़ें चलती हैं, ठीक है। साउथ चाइना सी में आप देखते हो डोमिनेंस दिखाना, तो रीजनल हेजेमनी चाहता है अभी चाइना। दूसरा क्या है, वेस्टर्न ऑर्डर को रिप्लेस करके चाइना सेंट्रिक सिस्टम लाना चाहता है। देखो ना, हर जगह के मार्केट में घुस जाता है यार ये। डंपिंग कर लो आप, एंटी डंपिंग लगा लो, उसके बाद भी आप देखोगे डंपिंग करने में चाइना बाज नहीं आ रहा है। कुछ भी बनाओ, उसका रेप्लिका सस्ते दाम पे मास प्रोडक्शन करके भाई मार्केट डिस्ट्रॉय करने में चाइना सेंट्रिक सिस्टम लाने की ये बहुत ट्राई करता है। वेस्टर्न ऑर्डर को जो मतलब वेस्ट से जो चीज़ें निकल रही है वो ग्लोब पे इम्पैक्ट डालती हैं। जीन्स निकला तो पूरे दुनिया में छा गया। तो चाइना थोड़ा सा चाइना सेंट्रिक सिस्टम चाहता है, ठीक है। दिस राइवलरी, मतलब यूएस और चाइना का जो राइवलरी है, जो दुश्मनी है, वो रिजेंबल करता है थ्यूसाइडाइड ट्रैप को। अब मुझे प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है ऑनेस्टली, आप प्रोनाउंसिएशन कर लो इसका। इसका मतलब क्या होता है इस ट्रैप का मतलब कि राइजिंग पावर वर्सेस रूलिंग पावर, जो उभरती हुई शक्ति है और जो पहले से रूल करती है उसके बीच में क्लैश होना, ठीक है। ये चीज़ें सिंबॉलिक हो रही हैं। तो यूएसए और चाइना को समझ लिया। अब स्विंग पावर यानी रशिया का क्या रोल चल रहा है उसको समझते हैं। इकोनॉमी वीक हो गई है, बिल्कुल वीक हो गई है। जब से युद्ध में उतरा है रशिया, तो सैंक्शन पे सैंक्शन है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, युद्ध पे मास लेवल खर्चा हो रहा है, फिर भी सर्वाइव कर रहा है। तो इकोनॉमी वीक हुई है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन कोई तोड़ नहीं। टेरिटरी और रिसोर्सेज बहुत बड़ा एरिया है रशिया का, आपको भी पता है, हमको भी पता है। और विलिंग टू यूज़ मिलिट्री फोर्स, और मिलिट्री फोर्स को मतलब यूज़ करने में, मतलब कहीं भी आप देखो थोड़ा सोचता नहीं है रशिया। मतलब युद्ध कर रहे हैं तो एकदम बढ़ाए जा रहे हैं फोर्स को, ठीक है। तो ये 3 अभी स्टैंड्स है। और क्या चाहता है, तो चाहता है कि नियर या अब्रॉड में, मतलब आजू बाजू के एरिया में उसी का कंट्रोल रहे। जो पुराना यूएसएसआर है उसको कहीं ना कहीं, कई बार रशिया के लीडर्स ने ये सिंबल दिया कि पुराना जो यूएसएसआर है उसको रिवाइव करना है। खैर वो होगा कि नहीं वो तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन नियर अब्रॉड कंट्रोल चाहता है कि भाई जो नेबर्स है उसमें दबदबा हमारा रहे। ऐसा नहीं कि कोई नेटो को लाके एकदम बगल में बाउंड्री में सटा दो, फिर जो चीज़ हो रही है, क्या चीज़ हो रही है ना, नेटो इंटरफेयर कर रहा है, वो नहीं चाहता। रिवीजन ऑफ यूरोप सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, यूरोप का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है उसको रिवाइज करना चाहता है। अब इसमें कि भाई ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या कहता है, तो मेरे दोस्तों जूरोप का जो स्ट्रक्चर है, यानी देखो वहाँ नेटो, करेंटली नेटो मेंबर देख रहे हो, ये पूरा ये देखो करेंटली नेटो मेंबर नॉर्वे, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, यूके, फ्रांस, स्पेन, इटली, मतलब भाई कितना सारा, हंगरी, स्लोवाकिया, क्रोएशिया, पोलैंड, लिथुनिया, लातविया, इस तो मतलब टर्की, बल्गेरिया, मतलब बहुत सारे हैं यार। और बफर जोन कितना है ये देखो, बस बेलारूस जो रशिया के करीब है, डिप्लोमेटिकली कह सकते हैं, यूक्रेन, मतलब बहुत कम बफर जोन है, देख रहे हो ना, बहुत कम बफर जोन है। तो ये जो पूरा ये जो यूरोप का जो आर्किटेक्चर है ना कि भाई हम जो है अलायंस बना के चलेंगे, नो यूज़ वेपन का यूज़ नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें जो है, ये पूरा एक सिक्योरिटी पैटर्न बन गया है, यूरोपियन यूनियन बन गया है कि, तो भाई उसके अगेंस्ट है कौन, रशिया। रशिया क्या चाहता है कि भाई पहले तो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है पूरी तरीके से ये दूर रहे रशिया से, तो वो बफर जोन चाहता है। ये देख रहे हो, अगर मान के चलिए ये एरिया किसी तरीके से रशिया अपने कंट्रोल में ले लेता है, ठीक है, एक सेकंड, रशिया अपने कंट्रोल में ले लेता है, तो अब क्या है, नेटो कंट्रीज और रशिया के बीच में एक बफर जोन हो जाएगा। मतलब अगर किसी को भी एरिया कब्जा करना है या कुछ भी करना है तो पहले इस्तोनिया, लातविया, लिथुनिया को जीतना पड़ेगा, उसी तरीके से बेलारूस को जीतना पड़ेगा, यही बफर जोन कहलाता है। यूक्रेन को पहले झेलना पड़ेगा, तब रशिया को भी टाइम मिल जाएगा ना, अगर वॉर भी होती है तो कहाँ होगी,
यहाँ यहाँ से इसके ट्रूप्स आएंगे, इसके यहाँ ट्रूप्स आएंगे, तो रशिया बचा रहेगा, यहाँ वॉर होगी, यहाँ से इसके ट्रूप्स, इसके ट्रूप्स, यहाँ युद्ध होगा, यहाँ रशिया बचा रहेगा और इधर नेटो भी। तो एक बफर जोन हर कंट्री चाहती है, ठीक है। तो बफर जोन बनाना। दूसरा कि भाई दूर रखना नेटो मेंबर्स को, यूरोपियन शक्ति जो एक साथ होकर किसी के भी खिलाफ बोलती हैं उस चीज़ से निकलना, तो ये चाहता है। और दूसरा क्या कि वही जो यूएसएसआर मॉडल है उसको रिवाइव करना चाहता है रशिया। तो ये यूरोपियन जो मॉडल है उसको पूरा हटाना चाहता है, समझ रहे हैं कौन? रशिया। तो इसमें ये हो गया। अब आगे देखते हैं, इसमें कुछ तो बच तो नहीं गया? नहीं। तो हैज़ मूव क्लोजर टू चाइना ड्यू टू वेस्टर्न सैंक्शन, और वेस्ट ने अभी सैंक्शन लगा ही रखे हैं युद्ध पे, यूएस के कहने पे, आपको भी पता है। तो आप देखोगे कि भारत के करीब आता है रशिया, चाइना के करीब आएगा, ठीक है, उनसे अच्छे संबंध रखने की कोशिश कर रहा है। तो ये है यूएस चाइना राइवलरी, न्यू बाईपोलर कोर। बाईपोलर मतलब द्विध्रुवीय, मतलब दो शक्तियाँ, एक शक्ति दो शक्ति, बाईपोलर दो शक्ति। तो यूएस और चाइना की दुश्मनी में जो बाईपोलर कोर बन रहा है, किस तरीके से बाईपोलर पावर डिवाइड हो रहा है, क्या है रिलेशन, क्या है इम्पैक्ट, क्या है, उसको समझते हैं। अनलाइक कोल्ड वॉर, जो कोल्ड वॉर हुआ था ना जिसमें विचारधारा की लड़ाई हुई थी, उसकी तरह नहीं, बल्कि ये जो यूएस चाइना राइवलरी है वो किस प्रकार की है, तो कोल्ड वॉर की तरह ये किसी आइडियोलॉजी की लड़ाई नहीं है। क्यों? क्योंकि नो रिजिड आइडियोलॉजिकल ब्लॉक्स, मतलब आइडियोलॉजी पे लड़ाई नहीं चल रही है कि भाई चाइना जो है पूरी तरीके से कम्युनिस्ट कंट्री है या लेफ्टिस्ट कंट्री है और यूएसए जो है, इस तरह का नहीं चल रहा ना। यहाँ तो भाई आप देखोगे कि वर्चस्व की लड़ाई है, लेकिन आइडियोलॉजी बेस्ड नहीं है, इकोनॉमी बेस्ड है, सुपर पावर बेस्ड है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है, मिलिट्री पावर बेस्ड है, डोमिनेंस का है, किस पे कितना किसका इन्फ्लुएंस है, तो उस तरह की लड़ाई यहाँ चल रही है। तो आइडियोलॉजिकल रिजिड ब्लॉक नहीं है इस यूएस चाइना राइवलरी में अभी के टाइम में। मैं क्या समझा रहा हूँ कि कैसे यूएस चाइना जो है वो बाईपोल तो है, जैसे कोल्ड वॉर में था बाईपोल था, यूएसएसआर वर्सेस यूएस, तो बाईपोल तो अब भी है, लेकिन किस प्रकार से उस कोल्ड वॉर से अलग इसकी टेंडेंसी है, फीचर उसके और इसके अलग है, ठीक। पहले यूएसएसआर था तो कोल्ड वॉर कहलाया, उसके फीचर अलग थे। अब यूएस चाइना है तो ये जो न्यू बाईपोलर कोर है इसके फीचर अलग है, इससे कोल्ड वॉर से, वो समझने का हम ट्राई कर रहे हैं। तो उसमें क्या था? आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर था, इसमें आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर नहीं है। इसमें वॉरफेयर किस बात का है? वर्चस्व का है, टेक्नोलॉजी का है, इकोनॉमी का है, आर्म रेस यहाँ भी है, बट कौन किस पे ज़्यादा कंट्रोल, कौन अपनी किसकी हेजेमनी ज़्यादा है, जियोपॉलिटिक्स में किसका इम्पैक्ट ज़्यादा है, उस तरह की लड़ाई है। सबसे बड़ी लड़ाई तो इकोनॉमी की ही है मेरे भाई, बाकी तो साथ साथ में चल रहे हैं, समझ रहे हो? तो नो रिजिड आइडियोलॉजिकल ब्लॉक पहला, और इकोनॉमिक्स आर डीपली इंटरकनेक्टेड। सही बात है, मैंने आपको पता है इकोनॉमी की लड़ाई है येट, लेकिन यूएस चाइना डोमिनेट्स ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, ये सच बात है बिल्कुल। यूएस और चाइना दोनों आज के ग्लोबल पॉलिटिक्स को डोमिनेट करते हैं। लॉन्ग टर्म कॉन्फ्रंटेशन अपीयर अनअवॉइडेबल। रशिया इज नॉट फुली अलाइंड विथ ईदर साइड, इंक्रीज इंस्टेबिलिटी। तो अब ये पूरा हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं कि भाई देखिए यूएस चाइना राइवलरी में है, बिल्कुल है, और इसमें क्या है कि रशिया जो है वो स्विंग करता हुआ दिखता है, ठीक है। रशिया के अपने भी कुछ हित हैं तो उस पर काम करता हुआ दिखेगा, कभी यूएस के साथ बातचीत भी शुरू हो जाती है, कभी चाइना के साथ बहुत ज़्यादा करीबी बढ़ जाती है। तो ये जो चाइना का थोड़ा शिफ्ट है ना, यही थोड़ा सिस्टम को एक अलग एंगल देता है। पहले दो ही पावर थे, यूएसएसआर यूएसए, कोई शिफ्ट कुछ ऐसा हो नहीं रहा था, मतलब अगर कोई शिफ्ट कर भी रहा था कोई देश तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था। लेकिन रशिया के ये जो स्विंग मूवमेंट है, ये तीसरा एंगल एक निकाल देता है कि भाई एक तीसरा एंगल भी है इस जियोपॉलिटिक्स में। अब समझते हैं फ्लूइड मल्टीपोलैरिटी क्या है। नो फिक्स सिस्टम, कुछ फिक्स्ड है ही नहीं। पहले एक फिक्स था यूएसएसआर और यूएसए, कैपिटलिस्ट वर्सेस कम्युनिस्ट, लेकिन अब जो टाइम है जियोपॉलिटिक्स में उसमें कुछ फिक्स्ड नहीं है। वाई फ्लूइड? फ्लूइड मतलब समझते हो ना, जो मतलब ठोस नहीं है, स्थिर नहीं है, द्रव्य है, बहता है, समझ रहे हो? जैसे लिक्विड, जैसे गैस, फ्लूइड है, बहता है, स्थिर नहीं है। तो क्या फ्लूइड क्यों है आज का सिस्टम जियोपॉलिटिक्स का? नो स्टेबल अलायंस लाइक नेटो वर्सेस वार्शो पैक्ट। यूएसआर कोल्ड वॉर के टाइम यूएसएसआर का जो पैक्ट था वो वार्शो पैक्ट था, और नेटो तो तब भी था, मतलब नेटो मान के चलिए उस तरीके से फॉर्म नहीं था, लेकिन नेटो था कोल्ड वॉर के टाइम में। तो अभी क्या है, ऐसा नहीं है, कुछ उस तरह का स्टेबल अलायंस नहीं है, इसलिए फ्लूइड है। फ्लूइड होने के फैक्टर्स बता रहा हूँ। चाइना लैक्स ग्लोबल सैटेलाइट स्टेट, मतलब अब देखिए मैं उसी टाइम से कोल्ड वॉर से ही रिलेट करके चीज़ें बताऊंगा कि कोल्ड वॉर में क्या था, सैटेलाइट स्टेट से मतलब अलाइनमेंट था, मतलब भाई रशिया के साथ क्यूबा था, कंबोडिया था, लाओस था, वियतनाम था, ठीक है, साउथ कोरिया था,
और अमेरिका के साथ पूरा यूरोप, जैसे ब्रिटेन हो गया, जर्मनी, वेस्टर्न जर्मनी हो गई, ये सब चीज़ें थी। अब ऐसा कुछ दिखता है आपको कि भाई परमानेंट अलायंस है कि जिएंगे तो आपके साथ मरेंगे, तो ऐसा नहीं है। अब बिल्कुल अलग डायनेमिक्स का मतलब, जिसका हित जहाँ चल रहा है वो वहाँ फ्लो कर जा रहा है। ठीक है, रशिया को भी देखो, अपने हित को देखते हुए फ्लो कभी कभी करता है। तो ये है फ्लूइड, इसलिए है। द यूएस इज क्वेश्चनिंग इट्स अलायंस, और यूएसए को खुद भी अपने अलायंस जो नेटो में बना रखे हैं ना, उस पर भी वो क्वेश्चन करता है, क्योंकि मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब सैंक्शंस लगते हैं उसके बाद भी कई एक्सेप्शंस आप देखोगे, यूरोपियन कंट्रीज फिर भी ट्रेड कर लेती हैं। ठीक है, कुछ कुछ अलग हटके चल लेता है, कभी इटली, कभी जर्मनी, कभी फ्रांस, मतलब यूएस के अलायंस तो है, नेटो है, लेकिन भाई कहीं ना कहीं इकोनॉमी में थोड़ा एक अलग ट्रेंड दिख जाता है यूएस के डोमिनेंस हटके। तो ये क्या है, यूएस जो है क्वेश्चनिंग करता है अपने अलायंस से, मतलब ये भी स्थिर नहीं है। और रशिया रेसिस्ट बीइंग चाइनाज जूनियर पार्टनर, और रशिया ऑल दो बहुत करीब है चाइना के, फिर भी कहता है कि मैं चाइना का कोई जूनियर पार्टनर नहीं हूँ। मतलब उस तरीके से आप मत समझो कि मैं एकदम उसके अंडर में काम कर रहा हूँ। तो समझ रहे हो, कुछ भी परमानेंट नहीं है, फ्लूइड है, कभी इधर तो कभी इधर कभी उधर, उसी को फ्लूइड कहा गया है। और मल्टीपोलैरिटी, ठीक है, द रोल ऑफ मिडिल पावर, इसमें मल्टीपोलैरिटी का एंगल जो है, मिडिल पावर जो है, कंट्रीज लाइक इंडिया, ब्राज़ील, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, इनका कोई स्टैंड जो है ये बिल्कुल अपने आप पे फोकस्ड रहता है, अपने स्ट्रैटेजी को खुद से बिल्डअप करते हैं, किसी के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पे नहीं है, बहुत ज़्यादा कहलाम पे नहीं चलते। समझ रहे हो, जापान, जर्मनी को भी देख लो, हेज बिटवीन सिक्योरिटी एंड इकोनॉमी, और ये दो कंट्रीज का एग्जाम्पल दिया गया है कि ये सिक्योरिटी और इकोनॉमी के बीच में स्विंग करते हैं। मतलब देखो, दो कंट्री तो ऐसे इस प्रकार के कंट्री हो गए, एग्जाम्पल में ले लो इंडिया, ब्राज़ील, जो अपने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पे चलते हैं, बिल्कुल अपने हिसाब से चलते हैं। ठीक है, और कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जैसे जापान और जर्मनी, ये फंस गए हैं, सिक्योरिटी को तवज्जो दे या इकोनॉमिक्स को तवज्जो दे। मतलब कहने का मतलब ये है कि कभी कभी आप जापान को देखोगे तो जापान सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है, किसके ऊपर, यूएसए के ऊपर। लेकिन ट्रेड में देखोगे कभी कभी जापान जो है चाइना के साथ भी ट्रेड कर रहा है, कभी कभी रशिया के साथ भी बहुत अच्छा ट्रेड हो रहा है। उसी प्रकार से जर्मनी भी है, जर्मनी भी रशिया से ट्रेड कर ले रहा है, चाइना से ट्रेड कर ले रहा है, लेकिन सिक्योरिटी के लिए देखोगे तो फिर यूएस पे डिपेंडेंट है। तो मतलब कुछ इस तरह के हेज वाले बीच में फंसे हुए कंट्रीज भी है। ठीक है, दे अवॉइड चूजिंग साइड कंप्लीटली, कि बिल्कुल एक तरफ को चुनने में हिचकिचा रहे हैं। ये चार कंट्री का एग्जाम्पल लिया गया है। देखो, जर्मनी यहाँ है, जापान यहाँ है, इंडिया यहाँ है, ब्राज़ील यहाँ है, G4 नेशंस कह लो। तो एक साइड को चुनना मतलब कह देना कि नहीं भाई हम तो एकदम यूएस की बात मानेंगे, मुझे रशिया चाइना से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसा भी नहीं हो रहा है। और ये भी नहीं कह रहे कि नहीं हम तो एकदम रशिया चाइना की बात मानेंगे, यूएस मुझे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो ये जो मल्टीपोलर एंगल यहाँ से भी थोड़ा मिल रहा है, तो इसको कह रहे हैं फ्लूइड मल्टीपोलैरिटी, कि भाई एक तो कुछ भी फिक्स नहीं है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि ऐसे ऐसे जो रीजनल पावर्स हैं ना, इंडिया, ब्राज़ील, जापान, जर्मनी, ये भी देखो स्विंग करते हैं, कुछ अलग ही टेंडेंसी, कुछ तो एकदम सोवरेन बिहेव करते हैं, कुछ बिहेव करते हैं कि इकोनॉमी में इसके तरफ है लेकिन मिलिट्री में उसके तरफ है। तो ये मल्टीपोलैरिटी को दिखाता है। वीडियो लंबी हो जाएगी मेरे दोस्तों, माफ़ कीजिएगा मुझे इसके लिए। ऑफ शोर बैलेंसिंग स्ट्रैटेजी, ट्रम्प इम्प्लाइड स्ट्रैटेजी क्या रहा है कि लेट रीजनल पावर मैनेज लोकल कॉन्फ्लिक्ट। अब क्या एक स्ट्रैटेजी है ट्रम्प साहब की, वो कह रहा है कि भाई, ट्रम्प अब कह रहे हैं कि भाई लोकल पावर को अपना लोकल कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करने दो, यूएस से थोड़ा दूरी बना के रखे, यूएस इंटरवीन ओनली व्हेन वाइटल इंटरेस्ट आर थ्रेटन, कि यूएस का कोई बहुत ज़रूरी इंटरेस्ट, कोई बहुत ज़रूरी हित, कोई बहुत ज़रूरी मसला अगर थ्रेट हो रहा है किसी लोकल इशू की वजह से, तब जाके यूएस इंटरवीन करे। और दूसरा, दिस रिफ्लेक्ट क्लासिक रियलिस्टिक थिंकिंग, जो पुराने टाइप की थिंकिंग चलती थी ना, वही जो मैंने आपको एक डॉक्ट्रिन के बारे में बताया था, उसी की तरफ यूएस से थोड़ा लौटता हुआ दिख रहा है। इवन इफ ट्रम्प फेल्स द फ्यूचर यूएस प्रेसिडेंट कैन नॉट इग्नोर दीज स्ट्रक्चरल शिफ्ट, अगर ट्रम्प मान के चलिए हट भी जाते हैं आने वाले इलेक्शंस में, लेकिन जो भी प्रेसिडेंट आएगा तो वो एकदम से बिल्कुल बिल्कुल इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर पाएगा। उसको कहीं ना कहीं ये जो अब डेवलपमेंट हो चुके हैं ना जियो पॉलिटिक्स में, इसको देखते हुए ही आगे स्ट्रैटेजी का निर्माण करना पड़ेगा। चलिए, वाई द वर्ल्ड फील बाइपोलर अगेन, क्यों दो पावर के, मतलब दो पावर से डोमिनेट हो रहा है ये पूरी जियो पॉलिटिक्स, दो पावर से डोमिनेट हो रही है, ऐसा दुनिया फिर से महसूस कर रही है, ऐसा क्यों है? हालांकि 3 ग्रेट पावर एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी भी, 3 ग्रेट पावर एग्जिस्ट कर रहे हैं दुनिया में अभी भी। कौन कौन? यूएसए, रशिया और चाइना। लेकिन फिर भी एक ट्रेंड दिखता है ना कि भाई बाईपोल है, दो ही है, तीसरा है लेकिन नहीं भी है। ठीक है, तो क्या है कि यूएस और चाइना डोमिनेट करते हैं और रशिया बीच में स्विंग करता है। ये पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अननेसेसरी वीडियो लंबी करने का कोई मतलब नहीं है। और क्या है, रशियाज पोजीशन गिव द सिस्टम बाईपोलर अपीयरेंस, कि यही जो रशिया का स्टैंड है ना भाई, कि वो
कभी इधर कभी उधर। तो अगर मान के चलो यूएस के साइड भी जा रहा है फिर भी दो ध्रुव, एक यहाँ यूएस के साथ तो अब ये बंदा मिल गया तो एक यूएसए मजबूत हो गया, एक चाइना मजबूत हो गया, तो दो ही ध्रुव है। और अगर मान लीजिए कि यहाँ चला जा रहा है फिर भी दो ध्रुव है कि चाइना और रशिया मिलकर मजबूत हो गया, फिर भी यूएसए वर्सेस चाइना। तो ये अपीयरेंस दे रहा है बाइपोलर होने का। लेकिन जब अपने इंटरेस्ट को फिर जब रशिया देखने लगता है या फिर अदर कंट्री जैसे इंडिया, जापान, जर्मनी, ठीक है, ब्राज़ील, जब अपने हित को देखने लगते हैं तो फिर एक मल्टीपोलर वर्ल्ड भी दिखता है, ठीक है। तब उसमें किसी का डोमिनेंस नहीं होता, अपने हितों के हिसाब से देश चलने लगते हैं। तो यही है फ्लूइड मल्टीपोलैरिटी। समझ गया ना ये सिस्टम। कंक्लूड कर दे इस बात को कि भाई द इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर इज नीदर यूनिपोलर, बिल्कुल यूनिपोलर तो है ही नहीं कि बस एक छत्र राज्य किसी देश का, नॉर स्टेबल मल्टीपोलर, ना ही ऐसा है कि बिल्कुल मल्टीपोलर हो चुका है कि यूएस अगर 100 है तो चाइना भी 100 है, रशिया भी 100 है, इंडिया भी 100 है, ब्राज़ील भी 100 है, ब्रिटेन भी 100 है, ऐसा भी नहीं है। इट इज़ फ्लूइड मल्टीपोलर ऑर्डर, वही जो आपको समझा दिया कि कभी इधर मजबूत हो जाता है, कभी उधर मजबूत हो जाता है, कभी देश अपना हित देखने लगते हैं, कभी किसी के साथ अलायंस कर रहे हैं। शेप्ड द थ्री ग्रेट पावर विथ कंपीटिंग विजन, थ्री ग्रेट पावर से मैंने आपको बता दिया। हाउ एवर द सेंट्रल एक्सिस ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स रिमेन्स यूएस चाइना राइवलरी, फिर भी बाइपोलर फीचर क्या है कि यूएस चाइना राइवलरी दिखाता है। लेकिन रशिया जब स्विंग करता है एक्टिंग पावर की तरह तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मल्टीपोलर फीचर भी दिखाता है। दिस पैराडॉक्स गिव द evolving global order distinctly bipolar character even as the power is more widely distributed than even before। मतलब और यही जो है यूएस चाइना राइवलरी है ये दिखाता है बाइपोलर फीचर को। और जब रशिया इसके बीच स्विंग करता है तो फिर भी बाइपोलर होते हुए भी समझिए कि एक मल्टीपोलर एंगल दे के भी वो पूरी तरीके से मल्टीपोल नहीं बन पाता। और फिर मल्टीपोल बन जाता है कब, जब छोटे छोटे इमर्जिंग देश सिर्फ अपना हित देखते हैं और इन दोनों पावर को इग्नोर करते हैं। आई होप ये मल्टीपोल, बाइपोल और ये यूनिपोल का आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर मैं समझाने में कहीं फेल हूँ तो प्लीज़ मेरे से सवाल करिए कमेंट में, मैं आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और यही था आज का लेक्चर, थोड़ा लंबा हो गया, 6 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, मुझे माफ़ कीजिएगा। 2 दिन मैं वीडियो नहीं ला पाया, आने वाले कुछ दिन भी मैं वीडियो नहीं ला पाऊँगा क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, अकेला हूँ, मेरी अपनी भी चीज़ें मुझे करनी रहती है, तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। उसके बाद वीडियोज़ कंटिन्यू रहेंगी। तो दिस इज शशांक सिंह साइनिंग ऑफ। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू।